हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि फिर से लुसेंट की रिवीजन क्लास शुरू होगी और ये शुरू हो चुकी है और इस बार पूरा सिलेबस मैं ख़त्म कराने वाला हूं। तो एक नए जोश के साथ एक नई उम्मीद और एक बेहतर तैयारी ही आपको सफलता दिलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मैं आपको पढ़ने का तरीका पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता देता हूँ कि आपको मेन पॉइंट मैं बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं लाइन बाय लाइन पूरा नहीं पढ़ूंगा, मेन पॉइंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म भी आप देख सकते हैं और घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। इसी चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त और कौटिल्य, दोनों नाम इन्हीं का है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इनके द्वारा लिखित बुक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। अब ध्यान दीजिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो ये पूछे गए हैं कि अर्थशास्त्र अर्थ से रिलेटेड है, मतलब रुपया पैसा से रिलेटेड है, जातिवाद से रिलेटेड है। तो ये राजनीति, मतलब एक राज्य को कैसा होना चाहिए, ये कहा गया है, अर्थशास्त्र में लिखा गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। बहुत बार ये भी डेट एग्ज़ाम में एग्जैक्टली पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय सिकंदर का अटैक हुआ था। और जो भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो घबराएंगे नहीं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों में पढ़ाऊँगा, ओके। दोनों ही किताबें मैं टेलीग्राम पर भेज चुका हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उस पर लुसेंट की हिंदी और इंग्लिश PDF में अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। क्यों? क्योंकि यहाँ एक जैन धर्म में सलेखना पद्धति होती है, उसी के तहत भूखा रहकर जान दिया जाता है। तो ये चंद्रगुप्त ने श्रवणबेलगोला पे अपनी जान दे दी। अब देखिए, चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया, ठीक है। ये ईस्वी पूर्व की बात है, मतलब BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और वो युद्ध में संधि शर्तों के अनुसार काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। देखिए, ये चारों याद रखिए, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर का एक तरीके से छत्रप था। छत्रप क्या होता है? जूनियर लीडर या जूनियर किंग, ठीक है। और ये चूँकि हार जाता है तो संधि करता है, ट्रीटी होती है, जिसमें 4 जगह, काबुल अफ़गानिस्तान, कांधार भी अफ़गानिस्तान में है, हेरात भी अफ़गानिस्तान है, मकरान जो है वो ईरान में है। 4 जगहों को चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। तो अगर आप भारत का पुराना मैप देखेंगे तो ईरान से लेकर और इधर आ जाएंगे आप बंगाल की खाड़ी तक, भारत इतना बड़ा था, ओके। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। अब आपने देख लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं जैन धर्म के भद्रबाहु। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है बहुत बार, मेगास्थनीज कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसी ने एक बुक लिखा था इंडिका, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। एपियानस कौन था? राइटर था। ये नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। प्लूटार्क भी एक राइटर है और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। तो आपने अभी तक ये देखा होगा, जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें चंद्रगुप्त को ही उपहार दिए गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है 298 में। उसके बाद इनका बेटा बनता है बिंदुसार। बिंदुसार 298 में मगध की राजगद्दी पे बैठता है। अमित्रघात या शत्रु विनाशक इसका नाम है। ध्यान से दीजिए, इसे गोला कर दीजिए। बेस्ट पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसे गोला कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, और अभी पढ़ रहे हैं तो ब्लू पेन से करिए, दूसरी बार पढ़ेंगे तो ब्लैक पेन से करिए, तीसरी बार में अगर आपने रेड पेन से कर दिया तो मेरा भरोसा मानो, ध्यान से पढ़ते वक्त ये आपको टोटल याद हो जाएगा। मैं बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ और दिमाग में सेट कर रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे पास जितने भी ट्रिक्स हैं ना, मैं सब आपको दे दूँगा, ठीक है। तो एकदम बिंदास रहिए। मैंने बहुत सारे एग्जाम बस इसके दम पे ही क्रैक किया है। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का, ठीक है।
वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया है। अब देखिए, इसका पिता जो था वो जैन धर्म का था, बिंदुसार जो था वो आजीवक धर्म का था, और इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। उसके अलावे ठीक है, आपको ये सब चीज़ें याद नहीं करनी है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह होते हैं 2, ठीक है। उसके लिए इन्होंने सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। अशोक का नाम यहीं आता है इनके बेटे के रूप में। अशोक कितना फेमस है आगे आपको देखेंगे। अब देखिए, एथेनियंस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम को मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। लेकिन ये हुआ क्या, यह ऐसा होता था कि पिछले ज़माने में दार्शनिक मतलब फिलोसोफर, और वाइन और अंजीर एक फल होता है, उसको भेजने की प्रार्थना की, लेकिन उसने दार्शनिक नहीं भेजा और ये दोनों चीज़ें भेज दिया, ठीक है। और ये कहा, संदेशा भिजवाया कि हमारे देश में दार्शनिकों की खरीद बिक्री नहीं होती है। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया। ये भी नॉन इम्पॉर्टेंट है, हालांकि आप लिख सकते हैं। अब आते हैं अशोक। सबसे ज़्यादा अगर सवाल पूछे गए हैं तो अशोक से पूछे गए हैं भाई। VVI लिख लो, और इसको जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप रट सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स दूंगा कि दिमाग में आपके दिक्कत नहीं होगा एडजस्ट होने में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान बनता है। याद रखिएगा, हिस्ट्री में 2 ही किंग ऐसे हैं जिन्हें के आगे महान लगता है, एक है अकबर महान और एक है अशोक महान, ठीक है। तो ये अशोक महान है। राजगद्दी पर बैठने से पहले ये अवंती का राज्यपाल था, मतलब अवंती एक छोटा सा प्रोविंस था, उसका ये किंग था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की एवं गुर्जरा में ये क्वेश्चन VVI है, बहुत ही बार ज़्यादा पूछा गया है। ये प्लीज़ इसे अंडरलाइन कर लो, इम्पोर्टेंट लिख लो, VVI लिख लो, स्टार लिख लो, हैश लिख लो, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू इसे ज़रूर नोट करो। मास्की एवं गुर्जरा में इसका नाम अशोक मिलता है, और इसके अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुराण में इसको अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है। और अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर यह आक्रमण करता है और इसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेता है। लेकिन इसमें इतना खून खराबा और ये होता है, हिस्ट्री में इसकी चर्चाएं हैं कि वो अपना धर्म भी छोड़ देता है और एक तरीके से बौद्ध धर्म की तरफ झुक जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाता है। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को किसने दी, ये है उपगुप्त। जिस तरीके से इनके बाबा को, उनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, उनको दिया था भद्रबाहु ने। देखिए रिवीजन भी करते चलेंगे तो आप फैक्ट भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, उपगुप्त ने अशोक को दिया। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु आजीवक संप्रदाय, इसके पिता जो थे वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे, आपको मैंने अभी ही दिखाया था, मतलब बिंदुसार। कर्ज, चोपड़ा, सुदामा, विश्व झोपड़ी, इन 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए कराया। अशोक का एक पौत्र होता है दशरथ, उसने भी आजीवकों के लिए नागार्जुन गुफा का निर्माण कराया, ठीक है। अशोक की माता का नाम जो था, स्पेशली ये मेंशन्ड है, कई जगह पूछा गया है, ये है सुभद्रांगी। जितने भी इसमें रेड अक्षर में लिखे गए हैं ना, इनको रट्टा मार लो भाइयों, क्योंकि सवाल तो यही से आएंगे। भारत में शिलालेख का प्रचलन ये अशोक ने ही किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं, ठीक है। अशोक ने अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए ये कहाँ कहाँ से अभिलेख जो है, इंस्क्रिप्शन इंग्लिश में कहते हैं, इंस्क्रिप्शन मिले हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान, शेष भारत में भी मिले हैं। यहाँ आप जाएंगे तो सारनाथ में भी है, और आपको बहुत जगह मैं नाम सबके बताऊँगा। तो इनको 3 भागों में बांटा जाता है, शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुहा लेख, ठीक है। आइए थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं इन सब चीज़ों को, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ पढ़ने के फ़ायदे आपको यहाँ दिखेंगे। इंग्लिश में अगर आप चैप्टर शुरू करते हैं तो बहुत सारे अलग से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलेंगे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। लिटरेरी सोर्सेज मीन्स द बुक एंड देयर ऑथर्स, ठीक है, ऑथर्स जिन्होंने लिखा है उन किताबों से सोर्सेज मौर्यन के बारे में क्या क्या मिलता है। तो पहला है कौटिल्य अर्थशास्त्र, आपको यहाँ डिटेल में, तो सबसे पहला है कौटिल्य अर्थशास्त्र। आई प्रीवियसली मैंशनड इट कि इट इज़ द ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी। इट गिव्स अ क्लियर एंड मेथोडोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मौर्यन पीरियड। मेगास्थनीज इंडिका, मेगास्थनीज का इंडिका के बारे में भी मैंने बताया था। Megasthenes was the ambassador of Seleucus Nicata at the court of Chandragupta Maurya. His Indica is the foremost among all foreigners, but his original copy is lost. उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो लॉस्ट हो गई थी, लेकिन उनके जो कोटेशंस हैं वो डिफरेंट राइटर्स ने लिखे थे, ठीक है। क्लासिकल ग्रीक राइटर्स जैसे स्ट्रैबो, डियोडोरस, अरियन, प्लूटार्क ने लिखा था, इसलिए ये हमारे सामने इसके अंश मतलब उसका छोटा छोटा पार्ट हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। अब चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी लाइफ की अगर बात की जाए तो ये मुद्रा राक्षस जो है इसमें मिल जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल में, ठीक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच की लड़ाई और बाकी सारी चीज़ों के बारे में मिल जाता है। आपने चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल भी देखा होगा चंद्रगुप्त, उसमें भी इसी की कहानी है। पुराणों में भी ये बात आती है। फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर बात करें तो जातक में भी वर्णन किया गया है। मेनली अशोक का वर्णन दीप वंश एवं महावंश में किया गया है, आप देखेंगे तो पता चलेगा। बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स दीप वंश एंड महावंश डिस्क्राइब द पार्ट प्लेड बाय अशोका इन स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू श्रीलंका। तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिव्यावदान गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अशोका एंड इट्स एफर्ट्स टू स्प्रेड बुद्धिज्म। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हम लोग अभी पढ़ेंगे। अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, देयर आर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स एंड केव इंस्क्रिप्शन। याद करिए, हमने 3 तरीके के पढ़े थे और ये तीनों नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये दोनों PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, तो प्लीज़ जाके डाउनलोड कर लो भाइयों, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर होगा लेकिन आपको मिल जाएगा। फाइल्स में जब आप जाओगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो चलिए, शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाटरेथी पैंथलर ने की थी, ठीक है। और इनकी लिपि का खोज जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सबसे पहले पढ़ा था। इनके शिलालेख 4 लिपि का उपयोग हुआ है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। फिर हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों देखेंगे साथ में, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी, लेकिन इनके शिलालेख को खोजा किसने था? पादरेटी पैंथलर, ठीक है। अगला, अशोक के प्रमुख शिलालेख और वर्णित विषय, ये पूछा जाता है। सारा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो मैं आपको अभी टिक लगा दूंगा, आपको नोट कर लेना है। पहला अभिलेख के बारे में पूछा गया है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है। उसके बाद जो पूछा गया है वो 7वां अभिलेख, 7वां एवं 8वां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, मतलब धम्म यात्रा अगर मैं बोलूं तो ये वर्णन कहाँ है? 8वें और 7वें में, ठीक है। तीसरा शिलालेख जो है इससे सवाल पूछे गए हैं, थर्ड एडिक्ट जो है, क्योंकि इसमें जो है धार्मिक नियमों का उल्लेख और 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाने का उल्लेख है। 5वां अभिलेख भी क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। इसमें धर्म महामात्र की नियुक्ति के बारे में 5वें शिलालेख में चर्चा मिलता है, ठीक है, 5वें शिलालेख में। अब आते हैं कि 11वां अभिलेख और 13वां अभिलेख। देखिए, 11वां में धम्म की व्याख्या की गई है, प्लीज़ इसे घेर दें। जो मैं बता रहा हूँ उसे आपको लिखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। 13वां अभिलेख मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड VVI है, क्योंकि इससे बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक, कलिंग युद्ध का वर्णन होता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो पड़ोसी राजाओं से भी लड़ना बंद कर देता है, और पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन इसमें मिलता है। और नेक्स्ट पार्ट ये है 14वां, आप याद रख सकते हैं आराम से। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट पार्ट इसका जो है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अब आपको इसमें से कुछ याद करना है, जैसे कि दिल्ली और टोपरा। देखिए दिल्ली टोपरा जो है ना, और दिल्ली मेरठ, इसकी कुछ अलग कहानी है। फिरोज शाह तुगलक, जब आप मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा, ये बहुत ही मतलब एक तरीके से आर्टिस्टिकली फिट आदमी था। ये आर्ट एंड क्राफ्ट को बड़ा महत्व देता था। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक राजवंश में आएगा ये। और ये क्या करता है कि जो इसको स्तंभ दिखते हैं उनको उठा के ले जाता है अपने राजमहल में, और वहाँ पे अपना भी एक लेख वहाँ स्तंभ पे लिखवाता है। मतलब ये पिलर है तो इतने पे अगर स्तंभ पे पहले से लिखा हुआ है तो फिर ये नीचे अपना लिखवाता है, लेकिन ये उसको पढ़वाने की कोशिश करता है, अरबी और फारसी जो वहाँ उसके कोर्ट में राइटर्स रहते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो अब इसके स्तंभ लेख में अगर आएंगे तो पहला है प्रयाग स्तंभ लेख इलाहाबाद। दिल्ली टोपरा, ये दिल्ली टोपरा से दिल्ली लेके लाया गया। दिल्ली मेरठ, चूँकि मेरठ से दिल्ली लाया गया, ये दिल्ली ही रहता था इसलिए इसे कहते हैं। रामपुरवा बिहार में है। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है, जहाँ का मैं हूँ, और मेरे घर से ये मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे अवेलेबल है। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ ये भी बिहार में है। दोनों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, पिलर, और ये मैं बता दूं, ये पिलर इंस्क्रिप्शन ऐसा है जिसपे आज तक जंग नहीं लगा है इतने सालों के बावजूद। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। कौशाम्बी कहाँ था? इलाहाबाद। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है रुम्नी देई है। ये जब ये लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान ये गया था तो वहाँ भू राजस्व की दर घटा देने की व्याख्या मिलती है। मतलब क्या हुआ कि अशोक बौद्ध धर्म के बाद जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, जिस वन में, लुम्बिनी वन में, वहाँ वो जाते हैं और वहाँ के टैक्स को बहुत ही कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसका भी अभिलेख कहाँ मिलता है? रुम्नी देई अभिलेख में। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। चूँकि मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैंने बहुत अच्छे से सबको स्टडी भी की है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार ए कुना कांदाहार ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए मौर्य जो साम्राज्य था, मैंने क्या बताया था, उसके कुछ प्रांत थे, मतलब पार्ट थे, जैसे आज होते हैं ना स्टेट। तो उसके कोई कोई राजा भी थे और राजधानियाँ भी थी। जैसे अशोक जो था वो अवंती का राजा था। तो देखिए कितने हैं, उत्तरापथ, दक्षिणापथ मतलब नॉर्थ साउथ, फिर अवंती है और कलिंग है और प्रासी है मतलब पूर्वी प्रांत। अब आपको राजधानी याद रखनी चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि लूसेंट किताब को अगर अच्छा मार्क्स आपको लेना है तो जितने भी बॉक्स में आइटम दिए हुए हैं सबको भाइयों प्लीज़ 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 रट्टा मार लो, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, प्रासी, पाटलिपुत्र। कैसे भी करके देखो, तक्षशिला अगर आप देखोगे तो सबसे उत्तरी इलाके में था, तो यहाँ उसकी राजधानी हो गई। दक्षिणी पथ सुवर्णगिरी, पता है किसे कहते हैं? सुवर्णगिरी कर्नाटक को कहते हैं, तो ये हो गया साउथ में। कलिंग की राजधानी तोसली, तोसली कलिंग याद कर लो। अवंती उज्जैनी, ये तो आराम से याद भी होगा आपको पहले से, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र की काफ़ी जांच परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहते हैं। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अब देखिए, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। मतलब सबसे टॉप का जो अधिकारी था उसका नाम था तीर्थ, जिसे महामात्र भी कहते थे। तो याद रखिए, महा है तो सबसे टॉप का है। ओके, नेक्स्ट है कुछ अर्थशास्त्र में मैंने बताया था कि स्टेट क्राफ्ट की ये बुक है, तो इसमें मंत्री को प्रधानमंत्री कहते हैं, पुरोहित को, चूँकि जो पूजा पाठ कराता था, दान विभाग, सेनापति सैन्य विभाग, युवराज का राजपुत्र, द्वारिक मतलब राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वेदिक मतलब अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता, ये बहुत बार पूछा गया है, समाहर्ता और सन्निधाता, तो प्लीज़ याद रख लीजिएगा, ये दोनों बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं नगर का कोतवाल। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दुर्गपाल, अंतपाल और सन्निधाता, समाहर्ता। ये चारों पे स्पेशली टिक करिए, VVI लिखिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है और मैं भरोसा करता हूँ आगे भी यही आएगा। ठीक है, अशोक के समय साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांत को चक्र कहा जाता था। अभी उसको भले प्रांत कहते हैं, लेकिन उस समय क्या कहते थे?
चक्र। तो ये थोड़ा टर्म है, ये हिस्ट्री का अलग अलग टर्म अलग अलग राजा के टाइम में मिलेगा आपको। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया जाता था, जो विषयपति मतलब स्टेट, स्टेट के नीचे प्रांत, ठीक है, प्रांत के होते थे प्रांतपति, और इन्हें कुमार भी कहते थे या राष्ट्रिक, इन्हें जरूर घेर लीजिए। प्रांतों का विभाजन विषय में, विषय का हेड जो था विषयपति। फिर सबसे छोटी इकाई आती है ग्राम, जिसके हेड को ग्रामिक कहते थे। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। अब आपने क्या समझा? देखिए, गोप, फिर ग्रामिक, फिर विषय, और सबसे ऊपर प्रांत, उसके ऊपर स्टेट। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजन था। ठीक है, तो मतलब एक समिति में कितने सदस्य? 5 सदस्य, तभी ना 6 समिति में 30 सदस्य हुए। तो ये हो गया। अब आते हैं, बिक्री कर के रूप में 10वां भाग वसूला जाता था, नहीं देने वाले को मृत्युदंड भी दे दिया जाता था। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। कितने समिति थे? हमने क्या देखा था? कमेटी थे लगभग 5, सब में 5-6 थे और 5-5 मेंबर होते थे। समिति का कार्य क्या था? तो ये है कार्य, ये नहीं पूछा गया है, तो आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट जो है, जो पूछा जाता है, सिर्फ हम लोग वहीं पढ़ेंगे। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति, ये तो आपको पता भी होगा। प्रथम जो था सैन्य समिति की अगर बात करें तो प्रथम था जल सेना, दूसरा था यातायात एवं रसद की व्यवस्था, ठीक है, अश्वरोही, गज सेना, रथ सेना। ये नॉर्मल बोल बच्चन है, आपको बस नाम याद रखना है कि 6 थे। ठीक है, 6 समितियां कार्य करती थी। गुप्तचर विभाग भी था, स्पाई सिस्टम। इसे महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन रखा जाता था। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहते थे। ठीक है, और एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर को संस्था कहते थे। और गुप्तचर के लिए गूढ़ पुरुष का नाम आया है, इसे VVI टिक करिए। देखिए, गुप्तचर जो स्पाई होते थे उनको कहते थे गूढ़ पुरुष, इंग्लिश में भी सेम नाम मिलेगा। और जो एक जगह पे रह के काम करते थे, इनका नाम था संस्था। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह जो भ्रमण करते थे, उनका नाम था संचार। अब इसको कैसे याद रखोगे? ट्रिक देखो, संस्था मतलब इंस्टीट्यूशन, एक तरीके से सोच लो, इंस्टीट्यूशन स्थिर रहता है तो वो एक ही जगह रह के काम करता था। गूढ़ पुरुष मतलब गूढ़ रहस्य, मतलब छिपा हुआ बात। तो ये जो है कहाँ हो सकता है भाई? तो जहाँ कुछ तरीके का स्पाई हो, वहीं पे हो सकता है। संचार, संचार सुविधा आप समझ रहे हो ना, मतलब क्या? टेली कम्युनिकेशन। तो जो घूमेगा वही संचार करेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गूढ़ पुरुष, संस्था और संचार। संचार घूमता है, संस्था रुका रहता है, कहीं हिल डुल नहीं सकता। ओके। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहते थे, मतलब जो जुडिशियरी होता था उसका हेड राजुक कहलाता था। हम लोग हिंदी खत्म करने के बाद इंग्लिश पर भी आएंगे। ओके, घबराना नहीं है आपको। अशोक के समय राजुक हो गया। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे, सीता भूमि। ठीक है, और बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि के अदेव मातृक भूमि कहते थे। ठीक है, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। और मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। इसका अंतिम शासक वृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की नींव डाली। अब आते हैं इंग्लिश में, देखिए कितने ज़्यादा फैक्ट और हैं उसमें। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, इस पूरे कल्चर को NBPW कहते हैं। क्या है ये? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो था ना, वो महल जो था वो लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, तो ये जल के ख़त्म हो गया, इसलिए कुछ उसके अवशेष नहीं मिलते हैं। लेकिन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो वहाँ सामान मिले वो नॉर्दर्न हिस्से में है, इसलिए नॉर्दर्न। ब्लैक मतलब ब्लैक थे, पॉलिश्ड मतलब अच्छे से पॉलिश किए गए थे, और वेयर मतलब बर्तन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे NBPW कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिल्वर और कॉपर के पंच मार्क्ड कॉइन्स भी मिले हैं कुम्हरार में। ठीक है, अब आते हैं अशोका के एडिक्ट्स के बारे में, हमने उधर ही देखे हैं। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिला है, जो रॉक में मतलब रॉक का जो पहाड़ का बड़ा बड़ा हिस्सा होता है उस पर लिखा गया है। याद करिए मैंने क्या बताया था, मास्की और गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है,
तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं प्लीज़ इसे रट्टा मारेंगे, पूरा नहीं मारेंगे। आपको मानसेहरा टिक मारना है, यहाँ पे शाहबाज गढ़ी टिक मारना है, कहाँ है, पेशावर पाकिस्तान में, ठीक है। और आपको इसमें से और कुछ टिक नहीं मारना है। चलिए, अब 2 कलिंगा रॉक एडिक्ट्स हैं, ये कहाँ है, कलिंग जानते हैं यहाँ उड़ीसा में है। माइनर रॉक एडिक्ट में अगर आएंगे तो ये भाबरू बैराट राजस्थान में है, ये आप याद कर सकते हैं, इसमें से कई बार पूछा गया है भाबरू बैराट, ठीक है। चलिए, पिलर एडिक्ट्स में 7 पिलर एडिक्ट मेरठ, आपको मैंने बताया है, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, ये सब लौरिया नंदनगढ़, मैं सब कुछ हिंदी में दिखा चुका हूँ। केव एडिक्ट्स की बात करें, 3 बराबर केव एडिक्ट्स, टॉलरेशन बराबर हिल्स गया। और अशोका 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में किस में क्या बातें कही गई हैं, व्हाट इज़ इनोमरेटेड इन द एडिक्ट्स, it is mentioning here, okay. So the first is prohibition of animal sacrifices and festive gatherings, and the next important is measures of social welfare. The fifth one is most important, appointment of dharma mahamatra and their duties. Here is a fifth, okay. Next है need for tolerance among all religious sects, system of dhamma yatras, attack on meaningful ceremonies and rituals. The next important is Kaling War. It is mentioned in Edicts 13, ठीक है। इंस्पिरेशन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ, ये 14 में कहा गया है। तो ये मैंने हिंदी में पढ़ाया है, आपको बस रिकैप हो जाएगा, हिंदी वालों को और इंग्लिश वालों को संतुष्टि मिल जाएगी कि उन्होंने इंग्लिश में पढ़ा। दोस्तों, मैं एक चीज़ कहूँ, मैं खुद इंग्लिश में ही पढ़ा हूँ, लेकिन चूंकि आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो मैं फैसिलिटेट करता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है। अब मौर्यों के बारे में मैंने ओरिजिन में उधर बताया था, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ कहीं मैटर दिया हुआ है। जैसे कि मौर्य जो थे, शुरू में कहा जाता था कि वो शूद्र थे। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है। इन्हें कुलहीन या वृषल कहा गया है, मतलब लो कास्ट का। कोई बुरा नहीं मानेगा, ये ऐसा हिस्ट्री में बहुत जगह आपको मिल सकता है। लेकिन जो क्लासिकल राइटर्स हैं, जस्टिन, ये चंद्रगुप्त मौर्य को हम्बल ओरिजिन और एक नोबल फैमिली से बताते हैं। अगला है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में रुद्रदामन हैज़ इनडायरेक्ट एविडेंस सजेस्टिंग दैट द मौर्य माइट हैव वन ऑफ द वैश्य ओरिजिन। तो ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन जूनागढ़ याद रखना है, रुद्रदामन का अभिलेख है। बाकी ये सब बोल बच्चन है। आगे मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने देखा था उधर ही कि ये जो है पटलिपुत्रा में 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से बैठते हैं, राजा बनते हैं। सेल्यूकस निकेटर की कहानी हमने देखी थी, तो यहाँ पे ये सेल्यूकस निकेटर है, ठीक है। फिर आप इसको आराम से डिटेल पढ़ोगे। मैंने ऑल थिंग्स इज़ क्लियरली रिसाइटेड बाय मी इन द प्रीवियस मिनट्स, ठीक है। पिछले मिनट में मैंने बता चुका हूँ। मेगास्थनीज के बारे में मैंने बताया था कि ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था एंड चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसी ने लिखी थी इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। ये मरा था कहाँ, चंद्रगिरी हिल्स, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। अब देखिए, आपने चंद्रगिरी हिल्स नहीं सुना था, ठीक है, सिर्फ श्रवणबेलगोला आपने देखा था और भद्रबाहु का नाम सुना था। तो भद्रबाहु यहाँ पे हैं। स्लो स्टार्वेशन, काया क्लेश, सल्लेखना, ये आपने नहीं देखा था, यहाँ सल्लेखना लिखा है, इसलिए हिंदी वालों सावधान हो जाओ, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा मैटर मिलता है। बिंदुसार, बिंदुसार के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सेम हैं। और यहाँ पे अशोका, अशोक के बारे में सब चीज़ है। यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें ये हैं कि ये अपने सारे 99 भाइयों को मारता है। दरअसल ये बातें अशोक के बारे में सिर्फ दीपवंश एवं महावंश नामक लिटरेचर में मिलता है। किस में मिलता है? दीपवंश एवं महावंश नामक लिटरेचर में, ओके। ये 99 भाइयों को मारने की कथा, लेकिन और कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। फ्रेट्रिसाइडियल स्ट्रगल। नेक्स्ट है, अंडर अशोका मॉडर्न एम्पायर रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, द होल सब कॉन्टिनेंट लिविंग आउट द एक्सट्रीम साउथ वाज अंडर इम्पेरियल कंट्रोल। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो बॉक्स है ना इंग्लिश वालों के लिए, इसे ज़रूर याद करो, क्योंकि ये हिंदी वालों के लिए नहीं था। अशोक वर्धन उसे कहा गया है पुराणों में। अशोक नाम मास्की और गुर्जरा में मिला है ना, मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। राजा अशोक लिखा है नितलूर अभिलेख, आंध्र प्रदेश में है। राजा देवानाम प्रिय, ये मिला है उडेगोलम। पियादस्सी, ये मिला है भाबरू बैराट। इसे VVI कर लो, पियादस्सी, और ये ऊपर अशोक, ये 2 हो गया।
पियादसी कांधार वाले में भी मिला है। अशोक मौर्य ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिला है। ठीक है, तो अशोक वर्धन पुराणों में मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है कि 261 BC में 9th ईयर ऑफ कोरोनेशन अशोक का ये होता है, और ये आप जानते हो अशोक का धम्म, क्योंकि उसने बंद कर दिया। इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें दी गई हैं। लेटर मौर्याज में कौन कौन से लोग थे। बृहद्रथ अंतिम शासक था, मैं अभी बता चुका हूँ, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने मारा। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है दोस्तों। ठीक है, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ये रोमिला थापर लिखती हैं। ही इज़ द एमिनेंट प्रोफेसर इन अमेरिकन इंस्टीट्यूट, एंड ये बहुत बड़ी हिस्ट्री राइटर हैं। पैसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोका, HC राय चौधरी मिलते हैं। अगर आप लोग BHU में एडमिशन लोगे तो इनकी ये किताब भी पढ़नी होगी। ब्राह्मणिकल रिएक्शन, द पार्टीशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, वीक लेटर मौर्यन रूलर्स, प्रेशर ऑन मौर्यन इकोनॉमी, नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये कुछ एम्बेसडर कहीं कहीं भेजा गया है, इसके बारे में है। और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, किंग एंड मंत्री परिषद, ये मैं हिंदी में बता चुका हूँ, लेकिन आपको याद रखना है सन्निधाता, समहर्ता, यहाँ देखिए सेम चीज़ें हैं। प्रदेष्टा पूछा गया, धर्म महामात्र मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और ये जो है ना लोहा अध्यक्ष, तो लोहा आयरन के लिए, आकार मतलब माइंस के लिए यूज होता था। ठीक है, शुल्क अध्यक्ष, शुल्क क्या होता है, टोल होता है, तो इनको याद रखिएगा। दरअसल ये ऑफिसर के नाम है, आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि ये है क्या। ये ऑफिसर है, राष्ट्रपालक, कुमारपालक, वायसराय इन चार्ज ऑफ प्रोविंस, प्रादेशिक, राजुकाज, युक्त, ये सब ना अलग अलग तरीके से याद करिए इसको। ठीक है, सब तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सन्निधाता और समाहर्ता, और लास्ट के जो है ना आपको सीताध्यक्ष, सीता मतलब भूमि होता है हमेशा से, इसे प्लीज़ VVI कर लो जो मैं बता रहा हूँ। नगरक है तो जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था। फिर बात की थी हमने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्रा, तोसली, ये सब यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में चक्र था। चक्र का हेड का नाम क्या था, राष्ट्रपाल। इसलिए कहता हूँ कि अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो तो थोड़ा ज़्यादा चीज़ मिलेगा। आहार मतलब ये था प्रादेशिक, संग्रहण मतलब गोप, ग्राम का हेड था ग्रामिक। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ें हैं। आर्मी, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लोगे, और सब पहले ही हिंदी में पढ़ाई गई हैं। फिर मुझे पढ़ के बताना कि सर हाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट, इसमें इंग्लिश वाले में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मॉडर्न आर्ट की अगर बात करें तो रॉयल कर्ट में चंद्रगुप्त मौर्य का कुम्हार का जो महल था उसकी बात की गई है। फिर अशोक के पिलर, ये सब आर्ट हैं। और फोक की अगर बात करें तो यक्ष यक्षिणी की बात आपको मिलेगी। बाकी इसमें जो भी चीज़ें हैं पढ़िएगा ज़रूर, जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया है। तो वीडियो को लाइक करते जाइए और दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अब ये वीडियो रेगुलर आएंगे, तो आपको टाइम निकाल के बैठना है और तैयारी करनी है।